MDCAT 2025 preparation series of MCQs. The content which is taken from PMC paid tests and the material is compiled by the ePrepare Online Academy. पार्ट 5 तक हमने MCQs कर लिए थे वेव्स के 155 तक. आज हम पार्ट 6 करेंगे और यहाँ पर इंशाल्लाह हमारे जो वेव्स का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. इसी के साथ मैं एक दूसरी सीरीज़ भी शुरू कर रहा हूँ MDCAT 2025 में लेक्चर्स की. उसके साथ भी आप इन टच रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें. MCQs की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो अपडेट्स हैं रिगार्डिंग MDCAT वो मिलती रहें. या मिसाल के तौर पर अगर आपके फ्रेंड्स हैं और वो इंजीनियरिंग टेस्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए भी मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करनी है, उनको भी अपडेट्स मिलती जाएंगी. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 156 से आगे चलते हैं. हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ये है दैट द फेज एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 3 पाई. द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज 15 सेंटीमीटर. व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव? तो इसमें हम कंटिन्यूसली एक इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं. फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स. इसमें x जो है ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फेज की वैल्यू दी गई है 3 पाई. तो आप आसानी से इसमें वैल्यूज़ लगा दें. 3 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 15. यहाँ से हो जाएगा पाई पाई कैंसिल, ठीक है, और लैम्डा को आप इधर शिफ्ट कर दें. सो लैम्डा आपके पास बराबर हो जाएगा और 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा. ये 2 15 डिवाइडेड बाई 3 5 आर 15. तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी 10 सेंटीमीटर. ये ऑप्शन डी आ जाएगा. अगला क्वेश्चन है हमारे पास 157. A stationary wave is set up on a string of length 10 centimeter. 4 loops are formed. What is the distance between these two consecutive between the two consecutive crests? अब इस केस में चूंकि हमारे पास 4 लूप्स हैं तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगी और इसमें हम 4 ड्रॉ कर लेते हैं लूप्स, ठीक है. ये मैंने इस तरह से इसको क्रिएट किया है. अच्छा, अब इसी के मुताबिक हम क्या कर लेंगे, इसको लूप में कन्वर्ट कर देंगे. ये आपके पास हो गए 4 लूप्स. ये हो गई है इसकी बाउंड्री, ये दूसरी वाली बाउंड्री. अब आपके पास जो टोटल लेंथ है ये, इस टोटल लेंथ में आपको 1 2 3 4 लूप्स मिल रहे हैं. तो इसमें जो हमारे पास फार्मूला बनता है, या मिसाल के तौर पर अगर आप सिंपली बात करते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है. आई एम कॉलिंग इट ए बी तक, फिर बी से सी तक भी लैम्डा बाई 2, फिर सी से डी तक भी लैम्डा बाई 2 और फिर डी से ई तक भी लैम्डा बाई 2. तो एल विल बी इक्वल टू 4 लैम्डा बाई 2, ठीक है. तो ये 2 2s आर 4, 2 लैम्डा आ जाएगा. लैम्डा की वैल्यू हमने मालूम करनी है, वो हो जाएगी L बाई 2. L है 10 को 2 पे डिवाइड कर दें 5 सेंटीमीटर. अब अगर आप देखें कि नॉर्मल केस में जो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट होता है इस पैटर्न में वेव्स के लिए, उस वक्त ये एक वेव के लेंथ के बराबर होता है क्योंकि इसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आई होती है. लेकिन यहाँ पर अगर एक क्रेस्ट आती है उसके बाद फौरन दूसरी क्रेस्ट है. So basically what they are asking that the distance between two consecutive crests is the distance between point A and B. या ये भी पूछ सकते थे कि distance between two consecutive nodes, ठीक है. तो उनका मतलब है कि इस लैम्डा को भी, क्योंकि जाहिर है A से लेकर B तक जो गैप है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर. तो इसको हम फर्दर हाफ कर देंगे, 5 को 2 पे फर्दर डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर. ये सो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा. आई होप सो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स. सो रिस्टोरिंग फोर्स में दोबारा से आंसर बताने से पहले कर लेता हूँ, आप भी इस पर सोच लें कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है.
जिस पर हम मीन और एक्सट्रीम ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ वन पॉइंट, दिस इज़ अनदर। ये लेफ्ट पे ड्रॉ कर दिया, एक बिल्कुल मिड पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया। आई कॉल दिस ए, दिस एक्सट्रीम एज बी, और इसको मैंने ओ कर दिया। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमेशा ओ की तरफ होगी, ठीक है। एंड कॉल इट एज अ मीन पॉइंट। सो राइट हैंड अपवर्ड, रेस्ट आर मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये सी होगा, ठीक है। ये ओ जो है ये रेस्ट और मीन पोजीशन है। इसी की जगह ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट यही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, a stationary source of sound produce wave of wavelength L and speed v, ठीक है। wavelength को उन्होंने सिंबल दे दिया है L का, स्पीड को v का। now the source moves away from the observer. what is the wavelength and speed of the sound as measured by the observer, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वर जो है सोर्स उससे क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अब ये हमें बताएं कि ऑब्जर्वर वेवलेंथ के बारे में और स्पीड के बारे में क्या ऑब्जर्व करेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है वेवलेंथ डिक्रीजेस, स्पीड डज नॉट चेंज, सोर्स मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा है वेवलेंथ इंक्रीजेस, स्पीड डज नॉट चेंज। तीसरा है वेवलेंथ इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, और वेवलेंथ इंक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। तो यहाँ ये बात क्लियर करें अपने माइंड में कि जब सोर्स मूव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, नज़दीक आ रहा हो या दूर जा रहा हो, तो उसका इफेक्ट जो है ये किस पे पड़ेगा, लैम्डा पर, ठीक है। कंप्रेशन या एक्सटेंशन होगी, एलोंगेशन होगी। और अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो उसकी वजह से रिलेटिव स्पीड में फ़र्क आएगा। तो चूंकि यहाँ से सोर्स जो है वो दूर जा रहा है तो वहाँ पर वेवलेंथ एलोंगेट होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा कि वेवलेंथ इंक्रीज होगी और स्पीड जो है वो नॉट इफेक्ट, डज नॉट चेंज। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर होना चाहिए है, टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है, कि सोर्स के साथ जुड़ी हुई है वेवलेंथ की इंक्रीज या डिक्रीज, और ऑब्जर्वर के साथ जुड़ा हुआ है रिलेटिव स्पीड का इंक्रीज या डिक्रीज। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, इन मैस स्प्रिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पे कौन सी चीज डिपेंड नहीं करती, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैस, एवरेज स्पीड ऑफ द मैस, टोटल एनर्जी ऑफ द मैस, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो देखिए, जवाब देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि किनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है के ई नॉट या मैक्स, वो है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे कि उसको कितना डिस्प्लेस किया गया है। इसी तरह से स्पीड की जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो वो लिखते हैं ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी ये चीज़ शामिल है। और इसी तरह से टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल एनर्जी में भी यही इक्वेशन है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एम्पलीट्यूड है। तो ये तीनों चीज़ें ए, बी और सी, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं इन पर ये डिपेंड करता है। अगर नहीं करता तो वो ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। क्योंकि जाहिर है अगर आप लेट से लगाते भी हैं इक्वेशन तो t इज इक्वल टू 2πm/k और उसमें आप उसको उल्टा कर दें तो फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी इसका रिलेशन सामने आपको नहीं नज़र आता। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑयल फिल ऑन वाटर सरफेस शोज कलर्स ड्यू टू। तो जाहिर है मतलब ये ऑयल फिल्म ऑन वाटर सरफेस, ठीक है, ये ऑयल फिल्म ऑन वाटर सरफेस है, ठीक है। तो इसकी ये जो वो कलर्ड सरफेस है, डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आते हैं, ये इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से है। ये बेसिकली चैप्टर है 9th पिक से ये क्वेश्चन पिक किया गया है, बट चूंकि इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है उसमें 8th चैप्टर में भी, तो टू सम एक्सटेंट मतलब अगर ये चीज़ अगर आपको आती भी है तो कोई इतना इशू नहीं है, और वैसे भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए हैं।
इतना लेवरेज देना चाहिए है पीएमसी को क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड इन अ पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ द पाइप इज एल देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेव लेंथ ऑफ द वेव। जाहिर है मैक्सिमम पॉसिबल वेव लेंथ कौन सी होगी, जो सबसे पहली होगी, क्योंकि इसके बाद वेव लेंथ डिक्रीज होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। और उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक पाइप ड्रॉ कर लें, ठीक है, जिसके दोनों साइड्स ओपन हो। अब जाहिर है इसमें जो वेव्स इस्टेब्लिश होंगी स्टैंडिंग, उसमें सबसे जो पहला पोर्शन आपको मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, ठीक है। और इसमें ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, और एक एंटी नोड से लेकर दूसरे एंटी नोड तक जो फासला होता है वो λ/2 के बराबर होता है, ठीक है। और λ/2 L के बराबर हो गया, क्योंकि ये ए से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ है इस पाइप की, तो लैम्डा हो जाएगा 2L के बराबर, ठीक है। आपके पास जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा आप खुद भी देखा करें, प्रैक्टिस किया करें कि कौन सा जवाब आपके पास सही हो सकता है। आप MCQ को पॉज करके भी उस चीज़ को देख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ 2L। ये अगला क्वेश्चन भी 9 चैप्टर से है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हाउ कैन वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस। सो डेल्टा वाई जो है वो λL/d के बराबर होता है, ठीक है। ये d में बिल्कुल। तो अगर आपने क्या करना है, हाउ कैन वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस, तो क्या करते हैं, L को आप दूर करते बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो डेल्टा वाई भी सेपरेशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो स्लेट्स और स्क्रीन के दरमियान फासला होगा। सो बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम स्लेट्स टू द स्क्रीन, ये ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बीट्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। तो यहाँ पर आप देखें कि चूंकि बीट्स फिनोमिना ही फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से पैदा होता है, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी आप इसे मालूम कर सकते हैं, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी उसको हासिल भी कर सकते हैं। ट्यूनिंग के केस में भी ये हो सकता है। When a standing wave is set up on a string fixed at both ends, which of the following statement is true, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस वो होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, जब आपने सारे स्टेटमेंट्स पढ़कर जवाब देना होता है। Sum of number of anti nodes and number of nodes is always even, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इस जवाब को हासिल करने के लिए आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि पहले आप क्या कर लें, इसको ड्रॉ कर लें इस तरह से, और इसके अंदर अपनी मर्जी का एक पैटर्न बना लें। सॉरी, मैंने पाइप ड्रॉ कर दिया है, ये तो स्ट्रिंग की बात हो रही थी, इसमें से एक हम हटा लेते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर हम बना लेते हैं वेव्स। ये मैंने कुछ लूप्स बना लिए हैं, ठीक है, दोनों साइड्स टाइटली बांधे हुए हैं ये। तो अब आप देखें, ये एक एंटी नोड है, ये दूसरा एंटी नोड है, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 एंटी नोड्स हैं। और ये वाला एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है, और ये पांचवा। तो 5 × 4 हो गए 9। और यही सिचुएशन होती जाएगी, जब भी आपको मिलेगा ये ऑड नंबर ही मिलेगा। आप किसी दूसरे नंबर के लिए, दूसरे नंबर ऑफ लूप्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। सो ये इवन वाला ये तो हो गया गलत। वेवलेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नोड्स। इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए है कि जो टोटल लेंथ है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 2 लैम्डा के, ठीक है। तो लैम्डा बन जाएगा L/2। अब ये बेसिकली लैम्डा बनता है NL/, ये आ जाएगा NL/4। ये भी जाहिर है, ये वाली इक्वेशन जो है ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आ जाएं आप किस पे, तीसरे नंबर के ऑप्शन पे। द शेप of the string at any instant shows a symmetry about the midpoint of the string. Frequency जो है number of nodes is equal to fundamental frequency। ये number of nodes नहीं है बल्कि ये number of loops है, क्योंकि number of nodes हमेशा number of loops से ज़्यादा होंगे एक। तो इस वजह से Fn जो है वो NF1 के बराबर होता है, लेकिन n number of nodes नहीं है, number of loops हैं। तो आप C की तरफ आ जाएं। The shape of the string at any instant shows a symmetry about the midpoint of the string।
तो ये जो चीज़ है कि आपको एक सिमेट्री नज़र आती है मिड पॉइंट के थ्रू कि हाफ पोर्शन ऊपर गया होता है ये वाला, ठीक है, और ये हाफ पोर्शन नीचे गया होता है लूप्स की शक्ल में, और इस तरह से आपको एक सिमेट्रिकल शेप नज़र आती है। सो इस तरह से ये आपके पास जो सी वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है दैट इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड कंसेक्यूटिव एंटी नोड इज, ठीक है। तो अगेन अगर आप मैं एक स्टेशनरी वेव यहाँ पर बना लूँ तो इसमें ये नोड समझ लें और ये एंटी नोड समझ लें, तो जाहिर है ए से लेकर बी तक ये तो एक एंटी नोड से लेकर दूसरा नोड है, ए से लेकर बी तक तो λ/2 है, लेकिन अगर आप ए से लेकर सी तक का लेंथ मालूम करेंगे तो ये λ/4 हो जाएगा। सो दैट विल बी अ क्वार्टर ऑफ वेव लेंथ, ठीक है। अ क्वार्टर ऑफ वेव लेंथ आपके पास इसका क्या होगा, जवाब आएगा सही तरह से दिस वन, या λ/4, ऑप्शन ए। 10 complete waves passes through a point in 2 seconds. 10 waves 2 seconds. 5 hertz हो गई फ्रीक्वेंसी। If wavelength is 20 centimeter, what is the speed? तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें f लैम्डा तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। 100 आपके पास किसके बराबर होगा, 1 मीटर पर सेकंड के। Is immersed in a tank which is filled with a liquid of higher refractive index. Light is incident from the liquid on one side of the glass block at an angle greater than the critical angle. Which of the following statements are true? तो इसमें आप स्टेटमेंट को देखें फिर उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, लेकिन जो सिचुएशन यहाँ पर आपके सामने रखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर यहाँ तक पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पानी के अंदर हमने एक क्या कर दिया है, ब्लॉक रख दिया है। ब्लॉक पर जो लाइट पड़ रही है पानी से वो क्या है, इसका इंसिडेंट एंगल जो है, जो कि ये नॉर्मल के साथ बनाती है, वो क्या है, तो वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। मतलब ये इसका थीटा इंसिडेंट है और इसका ये थीटा इंसिडेंट जो है ये ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ज़ाहिर है ये पानी जो है ये ऑलरेडी डेंसर है और ये रेयर है। क्यों, लाइट इज पार्शली ट्रांसमिटेड ग्लास बॉक्स विच इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऑटोमेटिकली ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। तो डेंसर से अगर रेयर की तरफ लाइट जाती है और यहाँ पर यह जो जगह है इसमें आपके पास इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको क्या मिल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से लाइट इज पार्शली ट्रांसमिटेड ये गलत होगा, लाइट इज पार्शली ट्रांसमिटेड ये भी गलत होगा, लाइट इज कंप्लीटली ट्रांसमिटेड ये भी गलत होगा, लाइट इज पर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था आउट ऑल्दो ये टॉपिक जो है ये आउट है उससे, हमारे प्रेजेंट सिलेबस से, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ आनी चाहिए हैं। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ठीक हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 170 है हमारे पास। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ बताना ज़रूरी है कि टेम्परेचर कौन सा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ये स्पीड वेरी कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट is undergoing simple harmonic motion, its time period is t and total energy is E. The amplitude of vibration is reduced to half. What is the new time period and total energy of the system? तो आप देखें यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। जो इसका टाइम पीरियड है वो है t के बराबर, ठीक है, और एनर्जी है टोटल एनर्जी, उसको इन्होंने ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब क्या हो गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ। एक्स नॉट आप पहले समझ लें और बाद का एक्स नॉट जो है वो उसका हाफ कंसिडर कर लें। सो व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो चूंकि अब यहाँ पर सिचुएशन इस तरह से है कि टोटल एनर्जी का जो फार्मूला है वो है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक हो गया।
तो जाहिर है जब एक्स नॉट की जगह मैं एक्स नॉट बाई 2 लगाऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4। मतलब ये हुआ कि 1/4 हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो गया। तो टोटल एनर्जी का हो जाएगा 1/4। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बनेगी, टाइम पीरियड चूंकि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, तो इस वजह से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी दैट टाइम पीरियड विल रिमेन सेम t, और टोटल एनर्जी जो है वो E/4 हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 172 हमारे पास है दैट अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ A produces 4 beats with another tuning fork B. If the frequency of the tuning fork B is 320, then the frequency of tuning fork A is तो जाहिर है अब यहाँ पर कोई भी मसले वाली बात नहीं है। जब दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस होता है तो जो डिफरेंस की वैल्यू है वही आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी होगी n। ठीक है। तो जाहिर है अगर ये 320 है तो 320 से या तो जवाब होता 320 - 4 या 320 + 4। तो जाहिर है यहाँ पर इन्होंने 320 + 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये आपके पास यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ये प्लेन क्वेश्चन हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं है। ओके। अगला क्वेश्चन है दैट अ स्टील वायर हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सपोर्टिंग अ वेट ऑफ 80 न्यूटन एट इट्स लोअर एंड। The diameter of the wire is 0.5 millimeter and its length from the fixed point to the wire weight is 1.5 meter. If the density of the steel wire is 7.8 into 10⁻³ kilogram per meter cube, then what is the fundamental frequency emitted from the wire? इस क्वेश्चन में चूंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है F1 is equal to V/2L, और इसको अगर हम 1/2L लिख लें तो ये बनेगा T × L/m, और फिर फर्दर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है T / m, जबकि m जो है वो m/l के बराबर है जब हम इसको l को m के डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। और फिर आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, ये लेंथ की वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल होगी, 80 न्यूटन उसका टेंशन हो जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ आपको मालूम करनी होगी, उसके लिए डेंसिटी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि डेंसिटी इनटू एरिया इज़ मास पर यूनिट लेंथ। तो इसमें अच्छा खासा कैलकुलेटर का इस्तेमाल है, और इस वजह से एटलीस्ट ये स्टूडेंट्स जो है ना इसका रिज़ल्ट निकाल नहीं सकते। आल्दो अगर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें ऑप्शन ए जो है ये होगा। अब ये थ्योरी का एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है, बट MCQ के लिहाज से दिस इज़ अ रॉन्ग अटैम्प्ट कि आप इस किस्म के क्वेश्चन को ऐड करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट इन अ ट्रैवलिंग वेव 5 कंप्लीट वेव पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 10 सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़। तो 5 कंप्लीट वेव्स गुजर रहे हैं 10 सेकेंड्स में, तो 0.5 हर्ट्ज इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और आप आराम से इसका रिजल्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। 0.5 हर्ट्ज इसका जवाब आ गया आपके पास। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट विच यूनिट इज़ यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, मीटर। ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़्यादा सोचने वाला पॉइंट हो। ओके। 2 pulses move in opposite direction on a string and are identical in shape except that one has positive displacement of the elements of the string and the other has negative displacement. At the moment the 2 pulses completely overlap the string, what happens? तो यहाँ पर क्या होगा, तो चूंकि ये एक दूसरे से इस तरह से आउट ऑफ फेज हैं कि ये एक जो है स्ट्रिंग इस तरह से है और दूसरे की जो मतलब ये का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ठीक है। तो ज़ाहिर है यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और हमारे पास ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द स्ट्रिंग फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ मोमेंट। जैसे ये गुजरेंगे तो ये दोबारा से अपने एम्पलीट्यूड पर आ जाएंगे। 177 है अ सरफेस अराउंड अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। ठीक है। ये चैप्टर 8 में भी इसका कॉन्सेप्ट है, 9th में भी है। If a transverse wave traveling in a denser medium is incident on a rarer medium, transverse wave, ठीक है, denser medium से rare medium पर पड़ती है तो ऑटोमेटिकली उसमें जो रिफ्लेक्शन होगी उसके लिए अब आपको यहाँ पर एंगल देखना होगा। ठीक है। सो इस सिचुएशन में
जब ये डेंसर से रेयर मीडियम पे आ रही है, सो रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन फेज, ये ऑप्शन ए जो है, क्योंकि ज़ाहिर है रेयर से अगर डेंसर में होगी तब आपके पास फेज चेंज आएगा और वो 180 का फेज चेंज होगा. Superposition of two waves having slightly different frequencies, same amplitude and traveling in the same direction is called as simple slightly different frequency. तो आप क्या आएगा, बीट्स वाला होएगा, ये सिंपल उसकी डेफिनेशन है. A pipe is filled with a gas and open at one end. If the length of the pipe is 0.6 meter and the speed of sound in the gas is 30 meter per second, then the frequencies of the first two harmonics are. सो ये ओपन एट वन एंड वाला सिचुएशन है, और इसमें जो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी इक्वेशन है V/4L. ठीक है, तो इसमें V की वैल्यू है 300 और L की वैल्यू है 0.6. तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 0.6 के लिए 10 लगा दें, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा. 4 1s are 4, 4 7s are 18, 28, और 2 उधर चला जाएगा, 4 5s are 20. ठीक है, और 3 2s are 6, और 3 25s are, 2 1s are 2, 2 5s are 10. तो 25 into 5 आपके पास जो पहला जवाब आएगा वो होगा 125 हर्ट्ज़ का. ये पहली हार्मोनिक हो गई, और ज़ाहिर जो दूसरी हार्मोनिक होगी वो 3f1 के बराबर होती है, क्योंकि ये ओपन एट वन एंड वाला है. तो 125 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपके पास जवाब आ जाएगा 375. तो ये ऑप्शन डी जो है ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव इज 10 सेंटीमीटर. इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू f लैम्डा, f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा. v की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड और लैम्डा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. तो आसानी से आपके पास जवाब आ जाएगा 5 हर्ट्ज़. ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. अच्छा, अभी क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी रहते हैं, और द क्वेश्चंस आर फ्रॉम, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 220. तो मैं अभी इसको वाइंड अप करता हूँ, 190 पे वाइंड अप करते हैं, फिर उसके बाद अगले पे चले जाते हैं, बिकॉज ये वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा. बल्कि 185 विल बी 180 पे मैं फाइनल करता हूँ इसको. कोहेरेंट सोर्सेज आर, तो इसमें कोहेरेंट सोर्सेज की पहचान क्या है. सिंपल सी सिचुएशन है, दैट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज विच प्रोड्यूस वेव्स ऑफ द कांस्टेंट फेज डिफरेंस. ठीक है, तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशन एंड एक्स रेज. तो इंफ्रारेड रेडिएशन और एक्स रेज वैसे दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर हैं. रेडियो वेव्स हैज फ्रीक्वेंसी लार्जर देन एक्स रेज बट लेस देन इंफ्रारेड वेव्स. इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रेवल फास्टर देन एक्स रेज. गलत है ये. इंफ्रारेड रेडिएशंस हैज लोअर फ्रीक्वेंसी देन एक्स रेज. ठीक है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. अ सिंपल पेंडुलम has mass m, length l and time period t. What is the time period? Period of oscillation of the pendulum with a mass 4m and length 0.36 l. So अब यहाँ पर पीरियड की बात हो रही है. 2 pi l by g. ठीक है, ये आपके पास इसकी इक्वेशन बनती है. अच्छा, अब इसमें आप देखें, अब इसमें देखें सिचुएशन हमारे पास है सिंपल के 2 पाई एल बाई जी के केस में क्या था, ये टाइम पीरियड टी था. फिर मैं क्या कर देता हूँ, लेंथ को 0.36 एल ले लेता हूँ, और मैथ तो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, तो इसलिए ये डिस्कार्ड हो जाएगा. ये यूज़ नहीं हो सकता बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो 0.36 निकल आएगा स्क्वायर रूट की फॉर्म से, बिकॉज इट विल बी 0.6. तो 2 पाई एल बाई जी बच जाएगा, ये टी की वैल्यू बन जाएगी. तो 0.6 टी हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा. अ साउंड वेव हैज़ अ वेवलेंथ 0.2 मीटर. व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग विच आर 0.65 मीटर अपार्ट. अगेन फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स. फाई की वैल्यू मालूम करनी है. 2 पाई लैम्डा की वैल्यू है कितनी, 0.2 मीटर, और सेपरेशन कितना है 0.65 मीटर का.
तो अब आपके पास जो कंडीशन होगी वो इस तरह से होगी कि हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो जवाब आएगा वो होगा 10 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 6.5 पाई आ जाएगा। तो नॉर्मल केस में हमारे पास 2 पाई, फिर 4 पाई और फिर 6 पाई। तो जाहिर है ये 2 पाई के एक चक्कर है, 4 पाई फिर दूसरा हो जाएगा, 6 पाई फिर तीसरा हो जाएगा। 3 चक्कर कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद 1/2 पाई है, पाई बाई 2, क्योंकि जाहिर ये 0.5 है। तो 0.5 पाई बाई 2 किसके बराबर है? 90 डिग्री के। ये तो जाहिर है नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि जाहिर है हर एक रोटेशन के बाद, कंप्लीट साइकिल के बाद वो वापस उस जगह पर पहुंच जाता है, तो इसकी इक्विवेलेंसी जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 4 लूप्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स। तो ये अभी हम ऑलरेडी इसको जवाब पिछले ही क्वेश्चन में इसका कर चुके थे। जवाब आपके पास आया था इसका 2.5 सेंटीमीटर, स्टार्ट में ही इसमें क्वेश्चन आया था। Which group consists of only electromagnetic waves, microwaves, radio waves, infrared, microwaves, radio waves, sound, ये नहीं है infra, microwaves, water waves, infrared, ये गलत है, not applicable। तो ऑप्शन ए जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा है क्वेश्चन? 187 के बाद 188, Laplace expression for the speed of the sound is। तो ये वैसे ये चीज़ जो है ये यहाँ पर सिस्टम से बाहर है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाँ ये थोड़ा सा Laplace expression for the speed of sound, ये बेसिकली तो चैप्टर 8 से ये क्वेश्चन उठाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये गलती है कि इन्होंने डबल गेमा यूज़ किया हुआ है। तो उसकी इक्वेशन इस तरह होती है गेमा पी बाई रो, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। A transverse wave on a string has an amplitude A. A tiny spot on the string is closed red, colored red. As one of the cycle of the passes by, what is the total distance traveled by the red spot? तो जाहिर है एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी तो 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ये मूव करेगा। जैसे कि ये वो पॉइंट हो गया, तो अगर ये एक वेव इस पर से गुजरेगी तो ये ऊपर भी जाएगा, नीचे भी, फिर ऊपर, मतलब ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर इस तरह ऊपर, ठीक है। तो ये 4a इसका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा गया तो वो उसका 0 होगा, क्योंकि जहाँ से निकला था उधर ही दोबारा वापस आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड इन अ पाइप व्हिच इज ओपन एट बोथ एंड्स। इफ लेंथ ऑफ द पाइप इज l, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो वो वेव मैक्सिमम पॉसिबल वेव लेंथ जो है वो इस तरह से है कि वो बोथ एंड्स ओपन है, ये वाली सिचुएशन है, और इसमें इस तरह की वेव लेंथ बनती है जिसमें ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है। तो टोटल लेंथ जो है ये लैम्डा बाई 2 ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि एक एंटी नोड से लेकर दूसरे एंटी नोड तक फासला लैम्डा का हाफ के बराबर होता है। तो लैम्डा बन जाएगा 2l के बराबर। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट होगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो फिर अगले सेक्शन में कर लेंगे, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें किसी इंप्रूवमेंट के बारे में या किसी क्वेश्चन के बारे में। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।